नमस्कार बच्चों, आज अपन जो है वेटनरी पैथोलॉजी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा पोस्टमार्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पोस्टमार्टम जनरल पैथोलॉजी का पहला पार्ट है पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम क्या होता है? किसी भी पशु के मरने के बाद में उसके शरीर में कुछ चेंजेज आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं। उन्हीं परिवर्तनों को अपन क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है। तो मृत पशु के शरीर में, मृत पशु के शरीर में आने वाले परिवर्तन जो है वो क्या कहलाते हैं? पोस्टमार्टम कहलाते हैं। पोस्टमार्टम पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि भिन्न भिन्न पशुओं की मृत्यु के अंदर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के चेंजेस दिखाई देते हैं और उन चेंजेस के आधार पर आपको रोग पहचानने में मदद मिलती है। पोस्टमार्टम जरूरी क्यों है? क्योंकि अलग अलग पशुओं के शरीर में मरने के बाद में अलग अलग प्रकार के चेंजेस या परिवर्तन आते हैं और उन परिवर्तनों के आधार पर आपको रोग पहचानने में मदद मिलती है कि ये पशु है वो इस रोग से मरा है। तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं कि अब पोस्टमार्टम क्यों आवश्यक क्यों है? क्योंकि अलग अलग पशु के मृत शरीर में अलग अलग चेंजेस आते हैं, अलग अलग परिवर्तन आते हैं, जिसके आधार पर रोग को पहचाना जाता है। ठीक है। इजी सी चीज है कि अलग अलग जानवर में चेंजेस अलग अलग आएंगे और जो चेंजेस आएंगे उसके आधार पर आप रोग को पहचान लेते हो। अब अगला अपना पॉइंट है कि पोस्टमार्टम को प्रभावित करने वाले कारक, पीएम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पीएम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला कारक है वातावरणीय तापमान। सबसे पहला कारक जो है वो वातावरणीय तापमान है। तो ये कारक जो प्रभावित करते हैं, तो देखिए वातावरणीय तापमान में क्या होता है। देखिए, मान लो कि बाह्य वातावरण का तापमान ज्यादा है, बाह्य वातावरण का तापमान क्या है? ज्यादा है। और तापमान जब ज्यादा होता है तो जीवाणु की जो क्रियाशीलता है, जीवाणु व एंजाइम, शरीर के अंदर जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं वो एंजाइम और शरीर के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने से क्या होता है? जीवाणु व एंजाइम्स की क्रियाशीलता जो है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। क्रियाशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जब ये क्रियाशीलता बढ़ जाएगी तो बॉडी का जो डीकंपोजिशन है, बॉडी का जो विघटन है वो क्या होता है? तेजी से होता है। विघटन क्या होता है? तेजी से होता है। अब इस चीज से आप क्या समझे कि आपको दो ऋतु के अंदर बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी दो मौसम में पड़ी है, एक तो समर में एक विंटर में। तो डीकंपोजिशन बॉडी का किस में ज्यादा होगा? समर वाले में, क्योंकि समर में तापमान ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होने की वजह से जीवाणु की क्रियाशीलता भी बढ़ेगी और एंजाइम्स, बॉडी के जो विघटनकारी एंजाइम्स हैं उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ती है, तो बॉडी जल्दी डिकम्पोज होती है। जबकि विंटर के मौसम में, सर्दियों के मौसम में जो है ये टेम्परेचर कम होने की वजह से जीवाणु और एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाती है, इसलिए बॉडी जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती है। डिकम्पोज होने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि वातावरण का तापमान बढ़ने से डेड बॉडी या शरीर कौन सा? मृत शरीर ही है, शरीर का डीकंपोजिशन
डिकम्पोजिशन तेजी से होता है, तेजी से होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, तेजी से होता है। उदाहरण के तौर पर मैं लिख दूं कि समर में बॉडी का विघटन तेजी से होता है, तेजी से होता है, जबकि विंटर के अंदर जो है तापमान क्या होगा, कम होगा। तापमान कम होगा तो जीवाणु और एंजाइम्स की क्रियाशीलता कम होगी, और जब क्रियाशीलता कम होगी तो डीकंपोजिशन विघटन की प्रक्रिया भी क्या होगी, धीरे धीरे होती। तो विंटर में बॉडी का विघटन धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। तो ये प्रभावित करने वाला प्रथम कारक है वातावरणीय तापमान। ये आपको समझना है क्या करता है, कैसे करता है। अगला कारक अपन लेते हैं बॉडी साइज, शरीर का आकार। डेड बॉडी की साइज जो है, बॉडी साइज। अगला कारक कौन सा है, बॉडी का आकार, यानी कि बॉडी साइज। जितना बड़ा जानवर होगा, मृत पशु का शरीर जितना बड़ा होगा, उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा रहेगा, और उसकी बॉडी से हीट लॉस भी उतना ही तेजी से होगा। तो वहां पर पाए जाने वाले एंजाइम और जीवाणु की क्रियाशीलता उतनी ही तेजी से बढ़ती है। तो उनका डिकम्पोजिशन जो है वो क्या होता है, तेजी से होता है। तो कोई भी जानवर जो है, जो जिनका आकार बड़ा होता है, उनके अंदर डिकम्पोजिशन है वो तेजी से होता है। वजह मैंने आपको बता दिया कि आकार जैसे जैसे बढ़ेगा, हीट लॉस उतना ही ज्यादा होगा। एंजाइम और जो आपके बैक्टीरिया जो हैं, उनकी क्रियाशीलता तेजी से बढ़ेगी, और क्रियाशीलता तेजी से बढ़ती है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। तो याद रखिए, बॉडी का साइज बढ़ने के साथ साथ मैं यही लिख देता हूं कि बॉडी की जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, आप इस सिंबल को समझने की कोशिश करिए। एरो ऊपर का मतलब होता है कि बॉडी की साइज बढ़ी। बॉडी की जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, जीवाणु व एंजाइम्स की क्रियाशीलता बढ़ती है, कि क्रियाशीलता बढ़ती है। एरो ऊपर का मतलब बढ़ती है। और जब क्रियाशीलता बढ़ेगी तो शरीर का विघटन भी क्या होगा, तेजी से होता है। आपके सामने दो जानवर दे दिए जाएं कि एक काऊ है और एक गोट है। इनकी डेड बॉडी है, तो आकार बड़ा किसका है, काऊ का है। तो इसका विघटन जो है वो तेजी से होगा। शरीर के विघटन का ऑर्डर क्या है, शरीर का विघटन बड़े जानवरों का तेजी से होता है। शरीर का विघटन जो है वो बड़े आकार के जानवर होते हैं, उनमें तेजी से होता है। तो ये भी कारक आपको ध्यान रखना है। या काऊ के अंदर आपको 50 किलो की काऊ दे दे, 500 किलो की काऊ दे दे, तो 500 किलो वाली की जो साइज है वो बड़ी होती है। साइज बड़ी हो जाने की वजह से उसका डिकम्पोजिशन है वो तेजी से होता है। तीसरा कारक, तीसरा है एक्सटर्नल इंसुलेशन। ये देखिए, अगर कोई मृत पशु है, कोई डेड बॉडी है, उसके शरीर पर त्वचा का मोटा आवरण हो, या उसके शरीर पर बाल ज्यादा हो, या उसके शरीर पर फर या ऊन ज्यादा हो। ऊन ज्यादा होने की वजह से जो है हीट का लॉस जो है वो शरीर से कम हो पाता है। तो ज्यादा हीट जो है वो शरीर के अंदर रहती है, और ज्यादा अंदर होने की वजह से वही जीवाणु और एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और क्रियाशीलता बढ़ जाने की वजह से इन जानवरों का विघटन भी तेजी से होता है। ध्यान रखिए, जिन जानवरों के शरीर पर बहुत सारे बाल हों, बहुत सारी ऊन हो, शरीर की त्वचा मोटी हो, उन जानवरों के शरीर का तेजी से विघटन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ध्यान रखिए, आप पॉइंट क्या याद रखना है कि जिन पशुओं की त्वचा मोटी हो, या त्वचा पर
त्वचा पर ज्यादा हेयर्स, बाल हों, ज्यादा जो है शरीर पर फर हो, वह ज्यादा ऊन हो तो उन पशुओं के शरीर का अविघटन तेजी से होता है, त्वचा मोटी हो या त्वचा पर ज्यादा हेयर, फर या ज्यादा ऊन हो तो उन पशुओं में शरीर का विघटन तेजी से होता है। अर्थात वो हीट को ज्यादा मात्रा के अंदर शरीर के अंदर रखेंगे तो वहां पर जीवाणु की एक्टिविटी बढ़ेगी और एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ती है। तो ये एक्सटर्नल इंसुलेशन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। एग्जाम्पल जैसे सीप, जिस सीप के शरीर पर ऊन का घना आवरण होता है और घना आवरण की वजह से इसका विघटन जो है वो तेजी से होगा। ठीक है, अगला कारक कौन सा है? अगला चौथा कारक है न्यूट्रिशनल स्टेटस। आपके सामने दो जानवर डेड बॉडी रख दी जाए, एक तो फैटी बॉडी हो और एक थिन बॉडी हो। दो बॉडी रख दी जाए, एक फैटी बॉडी और एक थिन बॉडी, और पूछा जाए कि विघटन जल्दी किसका होगा। जो फैटी बॉडी है, पूरे शरीर पर जो है फैट की मात्रा ज्यादा है, वहां से हीट का लॉस जो है वो कम होगा। हीट का लॉस कम होगा तो शरीर के अंदर हीट ज्यादा रहेगी, तो जीवाणु और एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ेगी, और क्रियाशीलता जैसे इनकी बढ़ती है विघटन तेजी से होता है। इसके विपरीत थिन बॉडी है, हीट लॉस ज्यादा होगा, शरीर में हीट कम रहेगी, डेड बॉडी के अंदर हीट कम रहेगी। जब हीट कम रहेगी तो वहां पर एंजाइम्स और जो सूक्ष्म जीव यानी कि जीवाणु की जो क्रियाशीलता है वो घट जाती है। वो घट जाएगी तो इसका डिकम्पोजिशन धीरे हो जाएगा। इसको आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसको समझ सको। चलो मैं लिख देता हूं, कहीं आप भूल जाओ। जो फैटी एनिमल होता है, फैटी एनिमल के शरीर से हीट लॉस कम होती है, जिसके कारण मृत शरीर में लंबे समय तक हीट रहती है, लंबे समय तक हीट रहती हैं, जिसके कारण जीवाणु व एंजाइम्स की क्रियाशीलता बढ़ जाती है तथा उस मृत शरीर का विघटन भी तेजी से होता है। ठीक है साहब, आपके सामने फैटी और थिन रखा हुआ हो तो डिकम्पोजिशन किसका फास्ट होगा? फैटी बॉडी का ज्यादा होगा। ये किसकी रेट है? शरीर के विघटन की दर जो है वो ज्यादा किस में होगी? फैटी बॉडी के अंदर होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला एक कारक और है स्पीसीज ऑफ एनिमल, जानवर की प्रजाति। स्पीसीज ऑफ एनिमल, तो ये भी डायरेक्टली रिलेटेड टू फैट, ये भी फैट से रिलेटेड होती हैं। जिन प्रजातियों के शरीर में सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा होंगी,
शरीर में सब चमड़ी के नीचे फैट ज्यादा होती है, वो ज्यादा इंसुलेशन का कार्य करेंगी, हीट लॉस को कम होने देंगी और बॉडी के अंदर मृत शरीर के अंदर हीट ज्यादा मेंटेन रखेंगी, जिससे कि जीवाणु और एंजाइम्स की क्रियाशीलता बढ़ती है और विघटन भी क्या होगा, तेजी से होता है। तो स्पीसीज का डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे, सब क्यूटेनियस फैट के अंदर है। तो मैं लिख सकता हूं जिन पशुओं में सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा होती हैं, तो अब मैं कुछ लाइनें बीच में से नहीं लिखूंगा। सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा होंगी, हीट का लॉस ज्यादा होगा, मर्द शरीर के अंदर हीट ज्यादा होगी, जिससे जीवाणु और एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ेगी। क्योंकि ये चीजें अपन बार बार लिख रहे हैं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूं। जिन पशुओं में सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा होती हैं उनके शरीर का विघटन तेजी से होता है, और विघटन तेजी से होता है। ठीक है, जब सबक्यूटेनियस फैट जितना ज्यादा रखेगा, उनकी बॉडी का विघटन या डिकम्पोजिशन उतना ही तीव्र गति से होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट अपना आता है पीएम चेंजेज, कि पोस्टमार्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये तो जाने, ये तो पता करें कि चेंजेस क्या क्या चेंजेस होते हैं। पीएम चेंजेस, पोस्टमार्टम में शरीर में चेंज क्या होगा, आदमी मर गया या इंसान या जानवर मर गया तो क्या चेंजेस हुए। तो पहला चेंजेस है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस देखिए, आपको पता है शरीर की हर कोशिका के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि लाइसोसोम में पाए जाते हैं, और विघटनकारी एंजाइम होते हैं। और वो क्या करते हैं, मुख्यतः अपन जब जीव जिंदा होता है तो भोजन के पाचन में काम में लेते हैं, या जो भी है अपने जो कोशिका के अंदर जो भी भोजन आता है उसके मेटाबॉलिज्म से वो संबंधित होते हैं, विघटनकारी एंजाइम होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि लाइसोसोम कभी फट भी जाए तो वो पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, उसको खा जाता है। इसलिए लाइसोसोम को बोला जाता है कोशिका की आत्मघाती थैलियां। साहब अब की बार तो जो है प्राणी मर चुका है, प्राणी मर जाने के बाद में यही जो एंजाइम्स हैं, विघटनकारी एंजाइम्स जो हैं, वो शरीर के ऊतकों का पाचन कर देंगे, जिसे बोलते हैं ऑटोलाइसिस। शरीर के ऊतकों का या शरीर के टिश्यूज का डाइजेशन शरीर के एंजाइम द्वारा ही होना ऑटोलाइसिस कहलाता है। ऑटो मतलब अपने आप को खत्म कर रहे हैं। तो मैंने ये बात पहले भी बताई है कि कोशिका को उसका खुद का लाइसोसोम भी खत्म कर सकता है, इसीलिए उसको बोला था सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्मघाती थैलियां कहते हैं। तो मरने के बाद में भी ये काम होगा कि शरीर के एंजाइम खुद के ही टिश्यू का पाचन कर दें, जिसे ऑटोलाइसिस कहते हैं। टिश्यूज का डाइजेशन होगा और शरीर के एंजाइम द्वारा ही होगा। तो मैं लिख सकता हूं मृत शरीर, अब शरीर मृत हो गया है ना, मृत शरीर के एंजाइम्स द्वारा शरीर के ऊतकों का पाचन, एक काम तो ये होता है। पहला काम ये होता है, मरने के बाद में ऑटोलाइसिस की प्रक्रिया चालू होती है। दूसरा कार्य कौन सा होता है, पुट्रीफिकेशन। आपने कई बार नाम सुना होगा, इस बॉडी का पुट्रीफिकेशन हो गया या इस जगह पर पुट्रीफिकेशन आ गया, बदबू पैदा हो गई, ऐसा आपने सुना होगा। पुट्रीफिकेशन में क्या होता है, इसमें भी शरीर के ही एंजाइम, शरीर के ही जीवाणु होते हैं। शरीर के ही जीवाणु, शरीर में सामान्यतः आहार नाल के अंदर जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर आहार नाल के अंदर जीवाणु पाए जाते हैं, और वह जीवाणु किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा गैस का उत्पादन करें तो उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, पुट्रीफिकेशन बोलते हैं। उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, पुट्रीफिकेशन बोलते हैं। ये जीवाणु कहां पर है, शरीर के खुद के डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जीवाणु कहां से आते हैं, बाहर से ही आते हैं, भोजन के साथ में बाहर से ही प्रवेश करते हैं।
तो बाहर से भी प्रवेश कर सकते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एंजाइम मुख्यतः पाए जाते हैं, आपको इतना याद रखना है कि मृत पशु के पाचन तंत्र में जो जीवाणु पाए जाते हैं, वो जीवाणु और जीवाणु से उत्पन्न एंजाइम किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा जो गैस का उत्पादन करते हैं, उस प्रक्रिया को पुट्रिफिकेशन कहते हैं। तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि पाचन तंत्र में उपस्थित जीवाणु व इन्हीं जीवाणु से उत्पन्न एंजाइम, पाचन तंत्र में उपस्थित जीवाणु व एंजाइम्स किण्वन की प्रक्रिया से गैस का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? पुट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो मृत शरीर के अंदर जो है पुट्रिफिकेशन होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। दो चैन समझ में आ गए। एक बात समझना, इसमें शरीर बाहर से कोई योगदान नहीं है, शरीर के अंदर ही सब कुछ काम हो रहा है। शरीर के खुद के एंजाइम खुद के टिश्यूज का डाइजेशन कर रहे हैं। शरीर के आहार नाल में उपस्थित जो जीवाणु और जीवाणु से उत्पन्न एंजाइम पुट्रिफिकेशन की प्रक्रिया अर्थात किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा जो है गैस का उत्पादन कर रहे हैं, जिसे पुट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में तीसरा चेंजेज आता है रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस। देखिए, रिगर मोर्टिस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड विथ मसल्स। ये किससे जुड़ा हुआ है? मसल्स से जुड़ा हुआ है। मसल्स में होता है मुख्यतः रिगर मोर्टिस। इसमें क्या होता है? मसल्स का शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों का शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मांसपेशियां अकड़ जाएंगी, तो शरीर के अंदर स्टिफनेस, जिसको बोलते हैं थोड़ा कड़कनेस, शरीर के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, जिससे शरीर में स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है। अब इससे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने में अलग कलर से बना रहा हूं कि इस रिगर मोर्टिस स्टार्ट कब होती हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, कब होती हैं? तो ध्यान रखिए, मृत्यु के 1 से 8 घंटे बाद जो है रिगर मोर्टिस स्टार्ट होती है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि रिगर मोर्टिस की शुरुआत कहां से होती है? सिर से लेकर पूंछ की ओर, हेड से टेल की ओर। पहले हेड में रिगर मोर्टिस आएगा, इसमें जो है हार्डपन आएगा, फिर गर्दन में या पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ध्यान रखिए, रिगर मोर्टिस हमेशा हेड टू टेल पाई जाती है। जानवर के सिर से शुरू होगी और पूंछ की तरफ बढ़ेंगी। अगला क्वेश्चन, रिगर मोर्टिस कितने समय बाद खत्म हो जाता है? यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रिगर मोर्टिस कितने समय बाद खत्म हो जाता है। तो डिसअपियर कब हो जाता है? डिसअपियरेंस ऑफ रिगर मोर्टिस, कि रिगर मोर्टिस जो है वो डिसअपियर कब हो जाती है? तो याद रखिए, मृत्यु के 20 से 30 घंटे बाद में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। और इसमें भी पैटर्न पूछा जाता है कि डिसअपियरेंस का पैटर्न क्या होता है? तो पैटर्न याद रखिए, पैटर्न सेम ही होता है। कहां से? हेड से टेल की तरफ जाती है, हेड से टेल की तरफ।
हेड से टेल की तरफ। तो ये आपका रिगर मोटिस से संबंधित आपको शब्दावली ध्यान रखनी है, ठीक है। रिगर मोटिस दोबारा रखिए, ये मांसपेशियों में है। मांसपेशियों की शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं और संकुचित हो जाने की वजह से जो है शरीर के अंदर स्टीफनेस आ जाता है। कब आता है? मृत्यु के 1 से 8 घंटे बाद में। कहां से शुरू होता है? हेड से, और लास्ट में कहां पर जाता है? टेल में। कब डिसअपियर हो जाता है? 20 से 30 घंटे आफ्टर डेथ, ठीक है। और उसमें पैटर्न क्या है? वो पैटर्न सेम ही है, हेड से टेल की ओर जाता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ कंडीशन के अंदर रिगर मोटिस जल्दी आ सकती है, क्योंकि ये चीजें आपको समझना जरूरी है जब आप पोस्टमार्टम करो तब। कुछ अवस्था में और रिगर मोटिस जल्दी आता है, वजह भी बताऊंगा। पहले अगर जानवर को टेम्परेचर ज्यादा था या उसको फीवर था, टेम्परेचर ज्यादा आया क्यों? देखो, रिगर मोटिस है मांसपेशियों का। मरने से पहले आपने अगर मांसपेशियां ज्यादा काम में ली हैं, मरने से पहले ज्यादा काम में ली हैं, तो रिगर मोटिस जल्दी आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी किसी पशु की मृत्यु हुई है और मृत्यु से पहले आपने मांसपेशियों का ज्यादा उपयोग किया है, तो उस कंडीशन में उस पशु के मरने के बाद में रिगर मोटिस जल्दी आता है। अगर मरने से पहले पशु को टेम्परेचर ज्यादा था, टेम्परेचर ज्यादा क्यों आया? मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन से तो टेम्परेचर आया। शरीर का टेम्परेचर बढ़ता कैसे? कंपी से बढ़ता है, मांसपेशियों के संकुचित होने से बढ़ता है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है, उसके बाद में पशु की मृत्यु हो गई, तो उसमें रिगर मोटिस जल्दी आ जाएगा, 1 से 8 घंटे से पहले ही आ जाएगा, ठीक है। अगर मरने से पहले पशु ने कोई एक्सरसाइज की हो या एक्सरसाइज के बाद में मृत्यु हो गई हो, तो भी रिगर मोटिस जल्दी आ जाएगा। अगर कोई पशु जो है वो टिटनस से मरा हो, तो टिटनस में तो पहले ही मांसपेशियां टिटेनी होती हैं, तो उसके अंदर भी रिगर मोटिस जल्दी आता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिनके अंदर रिगर मोटिस जल्दी आता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मरने से पहले मांसपेशियों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा रहा होगा, इन कंडीशन के अंदर ज्यादा रहता है, इसकी वजह से इसमें रिगर मोटिस जल्दी आ जाता है। अगला कारक देखिए, ये अपना कौन सा कारक था? तीसरा था। अब अपन चलते हैं 4th कारक के अंदर, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगला चेंजेस क्या होता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ऐसे लोगों की सोच होती है, कई लोग पूछते भी हैं कि मर जाने के बाद में खून का क्या होता है? कोई आदमी मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, किसी कारण से बन गया, तो क्या खून का क्या होगा? तो जितना भी खून रक्त वाहिनियों के अंदर है वो खून क्लॉट हो जाएगा, और उसके कारण होगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से जो है सभी रक्त वाहिनियों में रक्त का क्लॉट बन जाता है। तो ये आप याद रखिए, मरने के बाद में खून जम जाता है। तो ध्यान रखिए, मृत्यु के बाद सभी रक्त वाहिनियों में और रक्त का क्लॉट बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि मृत्यु के बाद क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी से तो ये भी आप ध्यान रखना है, रक्त के साथ क्या होगा? रक्त जो है वो क्लॉटिंग हो जाएगा, ठीक है साहब। अगला देखिए चेंजेज, देखिए, इम्बाइबिशन ऑफ हीमोग्लोबिन।
चलो रक्त का आपने थक्का बना दिया, अब आगे क्या होना है, आरबीसी के साथ क्या होगा। मर जाने के बाद में जीवाणु और उसके एंजाइम इस आरबीसी को फाड़ देते हैं, इसका विघटन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विघटन कर देते हैं। पशु की मृत्यु के बाद में जीवाणु और उससे निकलने वाले एंजाइम या सेलुलर एंजाइम, कोशिकीय एंजाइम भी हो सकते हैं, जीवाणु के एंजाइम भी हो सकते हैं और सेलुलर यानी कि कोशिकीय एंजाइम भी हो सकते हैं। ये क्या करेंगे? आरबीसी को फाड़ देंगे। जैसे ही आरबीसी फाड़ोगे, हीमोग्लोबिन बाहर की ओर मुक्त हो जाएगा और ये हीमोग्लोबिन शरीर के ऊतकों पर स्टेनिंग कर देता है, पेंटिंग कर देता है, और पेंटिंग करने की वजह से उस जो ऊतक हैं वो लाल रंग के आपको दिखाई देने लग जाते हैं। तो टिश्यूज की स्टेनिंग हो जाती है किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। और क्यों हो जाती है? क्योंकि आरबीसी का विघटन हो जाता है। आरबीसी का विघटन क्यों हो जाता है? क्योंकि जीवाणु और एंजाइम्स जो है आरबीसी का विघटन कर देते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, तो मैं इसको लिख देता हूं। मृत्यु के बाद जीवाणु व सेलुलर एंजाइम्स आरबीसी का विघटन कर देते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन बाहर मुक्त होता है और यह हीमोग्लोबिन बॉडी टिश्यूज का, शरीर के जो ऊतक हैं बॉडी टिश्यूज का स्टेनिंग कर देता है, उसको रंजित कर देते हैं, शरीर के स्टेनिंग कर देता है। शरीर के जितने भी ऊतक हैं उनका स्टेनिंग अभिरंजन हो जाता है, किससे? हीमोग्लोबिन से। ठीक है, अगला देखिए चेंजेस। 6 नंबर का हाइपोस्टैटिक कंजेशन। हाइपोस्टैटिक कंजेशन, ये देखिए क्या है। मैंने आपको बताया है कि पशु जब मर जाएगा पूरा का पूरा रक्त जो है वो जम जाएगा, लेकिन जमाव का एक पैटर्न है। मान लो कि कोई जानवर जो ऐसे खड़ा हुआ है, ये इसकी पृष्ठ सतह है और नीचे वाली वेंट्रल सतह है। तो जितना भी रक्त जमता है वो हर अंग की वेंट्रल सतह पर जमाव ज्यादा होता है डोर्सल सतह की तुलना में। मान लो कोई अंग, मान लो ये अंग है, जानवर नहीं कोई अंग है, अंग का ये डोर्सल सतह है और ये वेंट्रल सतह है। तो मरने के बाद में रक्त का जमाव जो है वो वेंट्रल सरफेस पर ज्यादा होगा, किसकी तुलना में? डोर्सल सतह की तुलना में। इसे ही बोलते हैं हाइपोस्टैटिक कंजेशन। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि मृत्यु के बाद रक्त का जमाव अंग के वेंट्रल सतह यानी कि अधर सतह पर अधिक होता है। वेंट्रल सतह पर अधिक होता है। वेंट्रल सतह पर जो है रक्त का जमाव जो है वो डोर्सल सतह की तुलना में अधिक होता है। अगला चेंजेस देखिए, इम्बाइबेशन ऑफ बाइल। ऑफ बाइल देखिए, मरने के बाद में गाल ब्लैडर, पित्ताशय के आसपास उपस्थित सभी ऊतक जो हैं वो पीले रंग के हो जाते हैं। वजह? ड्यू टू बाइल। बस छोटी सी बात है। गाल ब्लैडर के आसपास जितने भी ऊतक उपस्थित हैं
वो सारे ऊतक जो हैं वो येलो कलर के हो जाएंगे, पीले कलर के हो जाएंगे ड्यू टू बाइल। ठीक है, बस साधारण सी बात है। बाइल के कारण गाल ब्लैडर के आसपास उपस्थित टिश्यूज का पीला हो जाना। आसपास के जितने भी टिश्यूज हैं वो क्या हो जाएंगे, पीले रंग के हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए पोस्टमार्टम एम्फाइसेमा, ये क्या होता है ये भी आपको देखना है। अगला 8वां नंबर का है पोस्टमार्टम एम्फाइसेमा। पोस्टमार्टम एम्फाइसेमा, तो एम्फाइसेमा का तो एक साधारण सा भावार्थ है वेटनरी के अंदर, शरीर के ऊतकों में गैस भर जाना। मुख्यतः त्वचा के नीचे सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज हैं उनके अंदर वायु भर जाए, उसको बोलते हैं कंडीशन को एम्फाइसेमा। और ये किसकी वजह से हुआ, पोस्टमार्टम, पशु की मरने की वजह से। और गैस आएगी कहां से, जीवाणु पैदा करेंगे। कौन सी प्रक्रिया से पैदा करेंगे, किण्वन की प्रक्रिया से। एक तो आहारनाल में किण्वन की प्रक्रिया से पैदा हो रहा था, आहारनाल में किण्वन की प्रक्रिया से पैदा हो रहा था जिसे पुट्रीफिकेशन कहा था। और अब की बात जो जीवाणु है वो किण्वन की प्रक्रिया कर रहे हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू पर, जहां पर वायु भर जाती है। कई बार आपको मरने के बाद में जानवर ऐसा फूला हुआ सा दिखाई देता है, उसकी त्वचा आपको फूली हुई दिखाई देती है, उसकी वजह होती है एम्फाइसेमा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मृत पशु के सबक्यूटेनियस टिश्यूज में हवा भर जाती है, और यह हवा या वायु, यह हवा बैक्टीरिया के किण्वन से पैदा होती है। बैक्टीरिया के किण्वन से पैदा होती है। तो ये पोस्टमार्टम एम्फाइसेमा भी आपको मृत पशु में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला चेंज देखिए, आपने कभी पोस्टमार्टम किया है तो आपने ये कंडीशन जरूर देखी होगी, रप्चर ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन। आपने मृत पशु के अंदर जब पोस्टमार्टम किया है तो आपको ऐसा लगा होगा कि शरीर के कुछ अंग या कुछ टिश्यू जो हैं उनका रप्चर हो जाता है, वो फट जाते हैं। और फटने की मुख्य वजह होती है गैस। अगर किसी अंग में पुट्रीफिकेशन या पुट्रीफिकेशन पर मानते हैं ज्यादा हो गया तो गैस का उत्पादन बहुत ज्यादा होगा, तो ये गैस जाएगी कहां, उसी जगह में, उसी खोखले अंग में इकट्ठी होती चली जाएंगी। और एक बार ऐसी कंडीशन आएगी कि ज्यादा गैस का उत्पादन हो गया तो वह अंग फट जाएगा। इसे ही बोलते हैं रप्चर ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन। और मुख्यतः किस में मिलेंगे, स्टोमक और आंत के अंदर, और डायफ्राम। स्टोमक, आंत और डायफ्राम जो है वो आपको रप्चर कंडीशन के अंदर मिलते हैं। इसमें देखिए, अधिक गैस उत्पादन व अधिक गैस संग्रहण के कारण शरीर के कुछ अंग फट जाते हैं, कुछ अंग फट जाते हैं। जैसे मुख्यतः फटने वाले अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रूमिनेंट के अंदर जो है रूमेन फट गया, स्टोमक पार्ट लिख दूं मैं, स्टोमक फट जाता है, आंत फटती हैं गैस की वजह से,
और डायफ्राम भी रप्चर हो जाता है, डायफ्राम भी रप्चर हो जाता है, डायफ्राम भी जो है रप्चर हो जाता है। तो ये अपना आपका जो था अगला चेंजेस था। और लास्ट चेंजेस है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन। 10वें नंबर का चेंजेस है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन, देखो जिंदा जानवर हो या इंसान हो, उसको कितना ही तो हिला लो, कितना ही आप उसको लुढ़का लो, शरीर जो है वो अपनी सामान्य स्थिति से कभी विचलित नहीं होते। आपको जहां अंग मिलेंगे हमेशा वहीं पाए जाते हैं। लेकिन मृत पशु को जितना हिलाया डुलाया जाएगा, उसके अंग जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़कर दूसरी स्थिति में चले जाते हैं, जिसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि मृत पशु को हिलाने पर शरीर के अंग अपनी सामान्य स्थिति से और विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पोस्टमार्टम के अंदर ये कोई जरूरी नहीं कि जानवर को जितना ज्यादा हिलाया गया है उसके ऑर्गन आपको नॉर्मल पोजीशन में नहीं भी मिले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये चेंजेस ध्यान में रखना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन। तो ये अपना पोस्टमार्टम के बारे में था। अब इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।